दोस्तों स्वागत है आपका डाइविंग सनातन के अंदर। और मैं निखिल देशपांडे, स्पिरिचुअल हीलर, ट्रेनर एंड मेडिटेशन कोच। बेसिकली इस चैनल के माध्यम से आज मैं लेकर आया हूँ आई कंसर्न्स, पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हैं और जिनका स्क्रीन टाइम एक नॉर्मल व्यक्ति से ज़्यादा है। इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए हमारे पास आज के गेस्ट हैं डॉक्टर गांगिल, एंड ये आई स्पेशलिस्ट हैं आयुर्वेदिक पैटर्न के अंदर और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट सेल्स के अंदर। वो किस तरह का ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं, क्या लाइफस्टाइल होनी चाहिए और किस तरह का खान पान होना चाहिए, क्या न्यूट्रिशन शरीर के अंदर जाना चाहिए, क्या एक्सरसाइजेस रिकमेंडेड हैं और किस किस केस में हमारे आई को डैमेज होता है, इन सारे एलिमेंट्स को एक क्लब करके एक डिटेल्ड पॉडकास्ट आपके लेकर आया हूँ। इस पॉडकास्ट को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा जिनको इस इन्फॉर्मेशन से बेनिफिट होगा, एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज सब्सक्राइब करने से ही हमें पता चलेगा कि आप हमारे कंटेंट को पसंद कर रहे हैं। तो प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए एंड हमें बताइएगा कमेंट्स में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार, स्वागत है आपका डाइविंग सनातन चैनल पे और मैं निखिल देशपांडे। मैं लेकर आया हूँ डॉक्टर दर्पण गांगिल जी को, जो आईज के बारे में आज हमें बताएंगे। आयुर्वेद से संबंधित क्या क्या ट्रीटमेंट्स हम कर सकते हैं, क्या इश्यूज होते हैं आईज में और कैसे सर आईज को ट्रीट करने में हमारी हेल्प कर सकते हैं, क्या क्या लाइफ प्रैक्टिसेस हैं, हर चीज के बारे में बात करेंगे। तो सर शुरू करते हैं प्लीज। नमस्कार, मैं वैद्य दर्पण गांगिल भोपाल में पिछले 7 सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इसके पहले भारतवर्ष के अनेक शहरों में मैं काम कर चुका हूँ। फिलहाल मेरा कार्य क्षेत्र भोपाल है और मुझे खुशी होगी आपके चैनल पर आकर के लोगों को ये बताने के लिए कि आंखों की देखभाल और आंखों की चिकित्सा हम आयुर्वेद के माध्यम से कैसे कर सकते हैं। जी बिल्कुल सर। में प्रॉब्लम्स क्या क्या होती है, क्या एसेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, क्या कॉमन प्रॉब्लम्स हैं और ये होता क्यों है, और इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे वात पित्त कफ के माध्यम से कि किन किन कमियों में या फिर किन किन इम्बैलेंस के कारण हमें इश्यूज होते हैं। तो सर आप प्लीज बताइए इस बारे में। देखिए, आंखें हमारे शरीर का बहुत डेलिकेट ऑर्गन है जी। आचार्य वाग्भट ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे उसको कितनी भी धन दौलत ऐशो आराम क्यों ना हो, अपनी आंखों की देखभाल हमेशा करनी चाहिए जी। कारण यह है कि यदि किसी भी व्यक्ति के पास आंखें नहीं हैं तो उसके लिए दिन रात एक जैसे हैं, उसके पास कितनी भी धन दौलत ऐशो आराम हो, उसके किसी काम की नहीं, उसका उपयोग ही नहीं कर सकता। तो अपनी आंखों की देखभाल, अपनी आंखों की चिकित्सा ये बहुत अच्छे से कराना चाहिए जी जी। और अगर यदि आंखों की बीमारियों की बात की जाए तो आंखों में बहुत कई प्रकार की बीमारियां हैं और सभी प्रकार की बीमारियां आयुर्वेद के हिसाब से वात पित्त और कफ इनके डिसबैलेंस से होती है। आंखों के मामले में भी वही उनका मामला है कि अगर वात पित्त कफ अगर सही मात्रा में नहीं है या उसमें कोई डिसबैलेंस हुआ है या किसी और कारण से, चाहे वो चोट लगी हो, कोई एक्सीडेंट हुआ हो, उसकी वजह से बीमारियां हो सकती हैं जी। तो अनेकों प्रकार की बीमारियां हैं, अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग बीमारियों को माना है। हम अगर प्रैक्टिकली बात करें तो कॉमनली जो हमें देखने को मिलती हैं आई डिसऑर्डर, वो ड्राई आई डिजीज हो गया, मायोपिया है बच्चों में, या कंजंक्टिवाइटिस है, लोगों को आंखों में कभी कभी छोटी छोटी फुंसियां हो जाती हैं, उसको हम चैलेंजियन बोलते हैं। तो इस प्रकार की ये कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो हमें देखने को सामान्यतः आती हैं। और एक लोगों के मन में एक भ्रांति है कि आयुर्वेद से आंखों की देखभाल या आयुर्वेद से आंखों का चिकित्सा नहीं हो सकता। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भ्रांति तोड़ना चाहूंगा। आयुर्वेद के माध्यम से भी बहुत अच्छी प्रकार से चिकित्सा की जा सकती है। हमें कई ऐसी बीमारियों में भी चिकित्सा करके लाभ प्राप्त हुआ है जिनकी कोई चिकित्सा की उम्मीद नहीं की गई थी पहले, और भली प्रकार से हम चिकित्सा करके उनको स्वास्थ्य लाभ दे सकते हैं व्यक्ति को। बिल्कुल। तो सर आप अभी जस्ट प्रैक्टिस करते हैं डेली बेसिस में, तो आपके पास एसेंशियली किस चीज का इशू सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलता है, एटलीस्ट भोपाल की लाइफस्टाइल में या यहाँ के कल्चर में? सबसे ज़्यादा यहाँ पर मुझे जो केसेस देखने को मिलते हैं वो हैं ड्राई आई डिजीज़ के, आँखों से बहुत ज़्यादा पानी आना। ये विशेष करके जो बुजुर्ग हैं उनको देखने को मिलता है, या बच्चों में देखें तो मायोपिया है, भेंगापन है, ये मिलता है। और युवा साथियों में अपने को ज़्यादातर देखने को मिलता है या तो ड्राइनेस है या चैलेंजियन है, जो कई सारी वजहों से हो सकता है। यहाँ का वातावरण इस प्रकार का है, धूल मिट्टी है जी। लोग बाइक ड्राइव करते हैं बिना चश्मा लगाए या बिना कोई प्रोटेक्टिव लेंस पहने, या फिर
हेलमेट लगाए, तो धूल मिट्टी की वजह से भी कई सारी आंखों की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो जनरली हमें यहाँ पर देखने को आती है। सर कॉर्पोरेट लाइफ भी इवेंचुअली यहाँ पे डेवलप हो रहा है जी। और कॉर्पोरेट कल्चर डेवलप हो रहा है, जिसके कारण जैसे हम भी काम करते हैं, हमारी टीम काम करती है, तो नाइट शिफ्ट में काम होता है। कई लोग नाइट शिफ्ट में रात को यूएस टाइमिंग्स पे जगते हैं, जब 6:30 बजे शाम को काम करते हो 3-4 बजे तक घर आते हैं। तो ऐसे केस में क्या चैलेंजेस होते हैं और आईज पे उसका क्या ब्लू लाइट का एक्चुअली इफेक्ट होता है, इस बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। और कॉर्पोरेट लाइफ की वजह से हमारा स्क्रीन टाइम काफी सारा बढ़ गया है, हाँ, और उस स्क्रीन टाइम की वजह से जो मेजर प्रॉब्लम देखने को आती है वो है ड्राइनेस ऑफ आई। अब अगर आप कन्वेंशनल मेडिसिन पर जाएंगे तो बहुत ज़्यादा इसमें ट्रीटमेंट्स नहीं अवेलेबल है। इसमें सलाह दी जाती है कि लुब्रिकेंट्स जो आते हैं वो कंटिन्यूसली यूज़ कीजिए, हर 2 घंटे पे, हर 3 घंटे पे, जिसकी जिस प्रकार की प्रॉब्लम है जी, उस प्रकार से उनको लुब्रिकेंट्स यूज़ करने के लिए कहा जाता है। जी सर, आप बताइए। यदि अगर किसी को आंखों में बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, हल्की सी रेडनेस है और बहुत ज़्यादा सूखापन लगता है, जलन लगती है आंखों में, और कई बार ऐसा होता है कि सुबह के समय जब सो के उठते हैं आंखें नहीं खुलती हैं जी, और आंखों में के अंदर ऐसा लगता है धूल मिट्टी चली गई है लेकिन है नहीं। हाँ, तो ये कुछ लक्षण ऐसे हैं जो ड्राइनेस ऑफ आई के हैं। ओके, हमें समझना चाहिए कि हमें ड्राइनेस ऑफ आई है। ओके, अभी मेजरली इसका कारण स्क्रीन टाइम बढ़ जाना है। बाकी इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे एसी में बहुत लंबे समय तक रहना, धूप या गर्म स्थान में बहुत लंबे समय तक रहना, और एक और इसका भी बहुत बड़ा कारण है जो अभी लोगों को पता नहीं है शायद, या लोग उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, वो है एलईडी लाइट्स की तरफ हमारा आंखों का एक्सपोजर। अच्छा, ओके, जो एलईडी लाइट्स हैं उसका जो फ्रीक्वेंसी है जी, वो इतनी ज्यादा है कि वो हमारी आंखों के लिए सुटेबल नहीं है। तो अगर लंबे समय तक हम इसके कांटेक्ट में रहते हैं तो उसकी वजह से भी आपको ड्राइनेस ऑफ आई फीलिंग होती है, ओके, और इवन उसकी वजह से और भी सारी मेजर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे, अगर कोई आप बड़े होटल्स में जाते हैं तो वहां पे आपको लाइट्स दिखाई नहीं देते, आपको सिर्फ रोशनी मिलती है, इनडायरेक्ट लाइटिंग जैसे हम कहते हैं, इनडायरेक्टली लाइट। जी जी जी, तो यदि अगर हम देखें घरों में, हमारे यहाँ सभी जगह डायरेक्ट लाइट है, जी बिल्कुल, सभी जगह लाइट एक्सपोज्ड है जी, और हमारी आंखों के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रही है, बिल्कुल, तो उसकी वजह से जो हमारी आंखों के जो सामने की तरफ जो एक लेयर बनती है आंसुओं की, हाँ, वो इवेपोरेट होने लगती है। अच्छा, जितना ज्यादा वो इवेपोरेट होगी उतना ज्यादा सूखापन रहेगा और उतना ज्यादा हमें ड्राइनेस फीलिंग आएगी, वो हमारी आंखों के लिए आगे जाकर के प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो सर मैंने ऐसा सुना है कि इंटरनेट पर कई लोग कहते हैं कि व्हाइट लाइट ज्यादा हार्मफुल होती है और येलो लाइट या थोड़ी सी ऑफ वाइट जिसे हम कहते हैं वार्म वाइट, वो कलर ज्यादा सूटेबल होता है इसके लिए, इस पे थोड़ा बताइए सर। देखिए, हम इसके लिए ये कहना चाहते हैं कि जो नेचुरल लाइट है उसका कलर क्या है। सनलाइट जो हमारे पास है, नेचुरल लाइट अगर हम देखेंगे तो वार्म लाइट है, एकदम ब्राइट वाइट नहीं है जी। तो अगर आप देखेंगे खुद से भी तो जो वार्म लाइट है वो आपको ज्यादा सुटेबल लगेगा कंपैरेटिव टू व्हाइट लाइट। रिलैक्सिंग लगता है बहुत, मतलब एक्सेप्टेंस ऑफ लाइट हमारे आईज में बहुत इजीली हो जाता है। एग्जैक्टली। ब्राइट वाइट लाइट यूजुअली मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि मैं भी फ्रेम्स पे काम करता हूँ, एडिटिंग करता हूँ, तो वो जो, क्योंकि मेरा स्क्रीन भी बड़ा है, तो अब क्या होता है, वो एक तो स्क्रीन बड़ा है, ऊपर से उसकी लाइट बैकग्राउंड बहुत आ रही है, प्लस और भी जो हमारे स्टूडियो लाइट्स होते हैं वो व्हाइट कलर के हम यूज करते हैं, तो बहुत ब्राइट फील होता है, कभी कभी सर दर्द होता है उस चीज से। एग्जैक्टली। तो ये क्या मतलब जेन्युइनली ऐसा इस लाइट के कारण होता है ये? बिल्कुल। ओह, ओके ओके ओके। तो सर थोड़ा सा हम इसमें बात करते हैं वात पित्त इम्बैलेंस की, कफा इम्बैलेंस की। तो सर वात में क्या, अगर वात में कोई इम्बैलेंस होता है तो क्या इश्यूज होते हैं आईज में, पित्त में होता है तो क्या इश्यूज होते हैं, और कफा अगर बढ़ता चढ़ता है तो फिर उसमें हमारे आईज पे क्या इफेक्ट होता है, इस बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, ये वात पित्त कफ यदि हम देखें तो आयुर्वेद के हिसाब से ये फिजियोलॉजी तय करने वाले फैक्टर्स हैं। अच्छा। तो हमारी बॉडी का जितना भी फिजियोलॉजी है वो वात पित्त कफ के ऊपर बेस है जी। उसी प्रकार से आंखों की भी फिजियोलॉजी वात पित्त कफ के ऊपर बेस है, और इन्हीं के इम्बैलेंस से आपको बीमारियां होती हैं। तो यदि आंखों में अगर हम देखें तो यदि वात की वजह से इम्बैलेंस है वहां पर, तो जो प्रॉब्लम होगी वो जनरली डिस्ट्रक्टिव टाइप की होती है। अच्छा।
और मेजरली अगर आप सुपरफिशियल लेवल पर देखें तो ड्राइनेस ऑफ आई है, हाँ। वो आपको जनरली बात की वजह से मिलेगा, या जो कॉर्निया है इसमें कुछ एरप्शन मिल सकता है, अच्छा। ये बात की वजह से मिलेगा। जी। पित्त की वजह से बर्निंग सेंसेशन है, रेडनेस है, पेलनेस है, वो आपको मिलेगा। और कफ की वजह से मेजरली आपको जो आंसू आना है बहुत ज्यादा, या कुछ सीक्रेशंस आना है, जी। और हेजी विजन है, वो ऐसा आपको देखने को मिलेगा फिजिकली आप देखेंगे। ओके, तो मतलब जब हम ऐसे इश्यूज, जैसे आपने कहा कि ड्राइनेस एक पर्टिकुलर फंक्शन है, या फिर ओवरफ्लो ऑफ आई वाटर, या फिर लिक्विडिटी होना आईज में, ये एक फंक्शन है, ये मैल फंक्शन है, मतलब फंक्शन नहीं मैल फंक्शन कहूंगा मैं इसे। तो क्या इसके बेसिस पर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि इसके सिस्टम में एसेंशियली कफ का ही प्रॉब्लम है, या और भी फैक्टर्स ऐड होते हैं उसमें? किसी भी डिजीज को डायग्नोज करने के लिए आयुर्वेद में हमें पूरी बॉडी का चेकअप करना जरूरी है। अच्छा। हम सिर्फ एक ऑर्गन विशेष को लेकर के बात नहीं कर सकते। ये जब हम आंखों के लिए देख रहे हैं तो बॉडी का वात पित्त कफ लेवल कैसा है, और स्पेसिफिकली इस ऑर्गन आई में वात पित्त कफ का लेवल कैसा है। हालांकि जो हमारा बॉडी का लेवल है इम्बैलेंस का, वो आपका आईज को इफेक्ट करता है, बट फिर भी हमें सेपरेटली दोनों एंटिटीज को देखना जरूरी है। उसी के बेस पर हम डिसाइड कर सकते हैं ट्रीटमेंट कैसा होना चाहिए, लोकली ट्रीटमेंट हमें कैसे देना है, और सिस्टमिकली हमें कैसे देना है। अच्छा, ओके ओके। तो सर जैसा कि मैंने आपसे पहले भी पूछा, और मैं अभी फिर से एक बार और समझना चाहता हूँ डिटेल के अंदर, कि एसेंशियली ऐसे कौन कौन से मेन इश्यूज हैं आईज के जो अभी आपको यहाँ देखने को मिलते हैं, और उसका रीजन और उसका क्या सॉल्यूशन आप सजेस्ट करते हैं इस चीज के लिए? देखिए, स्पेसिफिकली अगर हम बच्चों में बात करें जी। तो बच्चों में आप जनरली देखेंगे मायोपिया एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जी। कई बार ऐसा होता है कि हमें समझ ही नहीं आता बच्चे को मायोपिया है, बच्चा बता ही नहीं पाता है, क्योंकि हमें जब उसके स्कूल से कंप्लेंट आती है कि बच्चा प्रॉपरली लिख नहीं रहा है, होमवर्क नहीं कर रहा है, समझने की कोशिश नहीं कर रहा है जी। और उसके बाद यदि हम किसी चीज को लेकर के हमें आइडिया लगता है कि ऐसा हो सकता है, हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं, आई चेकअप होता है, तब हमें डायग्नोस होता है कि हाँ बच्चे को मायोपिया है। और उसके लिए जो जनरली ट्रीटमेंट्स कुछ आई ड्रॉप्स दिए जाते हैं और उसके साथ में कुछ विटामिन के टैबलेट दिए जाते हैं जी। जो कि अभी कन्वेंशनल ट्रीटमेंट है उसके लिए जी। बट वो ट्रीटमेंट क्योर करने के लिए नहीं है, वो अभी फॉर टाइम बीइंग हमें रिलैक्स करता है। हम आई ग्लासेस प्रिस्क्राइब कर सकते हैं उसके लिए, तो उसको करेक्शन ऑफ विजन हो जाता है, तो बच्चों को ठीक से दिखाई देता है, प्रॉपर होमवर्क अपना करने लगता है जी। तो ये जनरली देखने में आता है। लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि इसके पीछे कॉज क्या है। कॉज, क्योंकि जनरली हम आयुर्वेद में ऐसा मानते हैं कि अधिकतर समस्याएं आपके पेट से रिलेटेड जी। बच्चों में आयुर्वेद में ऐसा माना जाता है, जो बच्चों की अवस्था है, बाल्यावस्था, उसको हम कफ का काल मानते हैं। क्या एज ग्रुप कंसिडर कर सकते हैं सर? इस एज ग्रुप की बात करें अगर, तो हम पैदा होने से लेकर के 12 से 16 साल तक के एज को हम बालक अवस्था मानते हैं, बाल्यावस्था मानते हैं। ओके। तो इस एज में जो समस्याएं होती हैं, खास करके आंखों से रिलेटेड, वो कफ की वजह से मानी गई जी। ऐसा आचार्य वाग्भट का एक कथन भी है, चक्षुष तेजोमयम तस्य विशेषात् श्लेषोदोभ्य। इसका अर्थ है कि जो नेत्र है वो अग्नि का स्थान है, तेज का स्थान है जी। और इसको सबसे ज्यादा खतरा जो होता है वो कफ की वजह से होता है। तो अधिकतर जो डिसऑर्डर्स हैं वो कफ की वजह से। अच्छा। क्योंकि बाल्यावस्था ऐसा है कि वो कफ का ही काल है, तो वहाँ पर ये कफ की प्रॉब्लम होने की संभावना ज्यादा होती है। तो सर कफ को थोड़ा सा हमें बताइए, कफ बेसिकली क्या होता है, क्योंकि शायद हमारे दर्शकों को भी क्लैरिटी नहीं है कि कफ एसेंशियली होता क्या है। क्योंकि कफ हमें लगता है कि वो जो खांसी के कारण होता है या ठंड के कारण जो हमारे अंदर चेस्ट के अंदर कफ बैठता है, वो कफ इससे रिलेट होता है या कुछ अलग होता है? नहीं, वो जो जिस कफ की आप बात करें, जो फ्लेजम आप बोलते हैं जी, वो एक्चुअली कफ नहीं है, वो एक कफ की विकृत अवस्था है। ओके। वो एक हम कह सकते हैं वो वेस्ट प्रोडक्ट है कफ का। अच्छा। जब वो उसमें कफ में विकृति होती है तो फ्लेजम ज्यादा बनने लगता है, तो वो कफ की विकृत अवस्था है। ओके। जो फिजियोलॉजिकली कफ है, जिसकी वजह से हमारा फिजियोलॉजी बेस करता है बॉडी का, तो जनरली जो भी न्यूट्रिटिव पार्ट है बॉडी का, वो कफ प्ले करता है। कहीं भी अगर हमें फ्रिक्शन हटाना है तो वो पार्ट कफ प्ले करता है। जैसे कि आप अपने जॉइंट्स में देखेंगे जी। तो वहाँ पे भी जो साइनोवियल फ्लूइड है वो एक प्रकार का कफ है, जिसको हम श्लेष्मक कफ बोलते हैं। अच्छा। ओके। तो कफ के जो प्रकार हैं, जनरली न्यूट्रिशन देना जो काम है उनके, और कहीं पर फ्रिक्शन हटाना या किसी चीज़ को नरिश करना, ये जनरली कफ का काम है। किसी चीज़ को बिल्डअप करके देना वो कफ का काम है। अच्छा। ओके।
ठीक है सर। जब हम कफ की बात इसमें करते हैं नेत्र में, जी। और कफ की वजह से जब नेत्र प्रभावित होते हैं तब सबसे पहले हल्का सा ब्लर दिखना शुरू होता है। और वैसे डायग्नोस करना चाहेंगे इसके लिए तो जो हमारे पास स्नेलेंस चार्ट होता है उसकी वजह से हम दृष्टि आइडेंटिफाई करते हैं कितना डिस्टेंस से इनको कितना क्लियर दिख रहा है। तो बच्चों को उसको दिखा करके स्नेलेंस चार्ट के माध्यम से हम डायग्नोस कर सकते हैं। और भी हमारे पास मॉडर्न इक्विपमेंट्स होते हैं उससे हम डायग्नोस करते हैं। और इसके बाद हम आइडेंटिफाई किए कि यदि बच्चे को मायोपिया है तो उसके डिजीज़ के पैटर्न के अकॉर्डिंग किस प्रकार का मायोपिया उसको है, हम डिजीज़ का ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। और ये ट्रीटमेंट 7 डेज से लेकर के 14 डेज या 21 डेज तक हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी ऑफ द केस। ओके ओके। तो सर इसमें न्यूट्रिशन का क्या रोल है, न्यूट्रिशन का कितना इम्पोर्टेंट रोल है आइज़ के हेल्थ में, और इस बारे में थोड़ा हमें बताइए। न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल है इसमें। आप देखेंगे ऐसे बच्चे जिनको जंक फूड खाने की आदत है, हाँ जी, तो उनको चश्मा लगने की संभावना ज़्यादा है। अच्छा। ऐसा भी माना जाता है कि ये हेरिडिटरी प्रॉब्लम है, जिनके माँ बाप को चश्मा लगा हुआ है उनको बच्चों को चश्मा लगेगा ही लगेगा। ये हमेशा सही नहीं है, अच्छा, इसको हम टाल सकते हैं। ओके। सेकेंड थिंग, जो न्यूट्रिशन की बात करें, अगर न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है तो ये प्रॉब्लम होने की संभावना ज़्यादा रहती है। कारण ये है कि चूँकि बढ़ती एज है न्यूट्रिशन की एक जो हमें रिक्वायरमेंट है बच्चे को वो बहुत ज़्यादा रहती है। और ऐसे टाइम पर अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिले तो जो भी ऑर्गन ग्रो कर रहे हैं वहाँ पर लैक ऑफ न्यूट्रिशन होगा और उसकी वजह से प्रॉब्लम होगी। हालांकि अगर आई बॉल की बात करें, हम नेत्र की बात करें, तो नेत्र पूरे डेवलप होकर के ही मिलते हैं। जब अच्छा, बच्चा होता है तो जो नेत्र का साइज़ है वो उतना ही रहता है जो हम बड़े लोगों में देखते हैं। अच्छा, बट फंक्शनैलिटी के लिए उसको चूँकि वात पित्त कफ का बैलेंस चाहिए, वो पूरा का पूरा डिपेंड करता है हमारा फूड के ऊपर। ओके। तो अगर न्यूट्रिशन में कमी हुई या हमने गलत खान पान अपनाया या कुछ और भी चीज़ें हैं जिसको हम विहार के अंतर्गत लेते हैं, जो हमारा डेली रेजिमेंट है, उसको भी हम इसमें कंसीडर करते हैं। अगर वो हमारा गलत हुआ तो नेत्र रोग होने की संभावना ज़्यादा रहती है। यानी कि लाइफस्टाइल आप बोल रहे हैं? लाइफस्टाइल। ओके ओके। तो मतलब सर क्या ऐसा संभव है कि समझे माता पिता को दोनों को चश्मा है और समझे बच्चों को, उनके बच्चे को भी शायद चश्मा लग गया, लेकिन अगर हम सही उपचार करें, सही खान पान करें और सही लाइफस्टाइल रखें तो उस बच्चे का चश्मा उतर सकता है? क्या ये संभव है? संभव है। चश्मे अगर आप देखेंगे पावर हमारे पास दो प्रकार के रहते हैं, या तो स्फेरिकल पावर होता है या सिलेंड्रिकल पावर होता है। जो मैंने मेरे ट्रीटमेंट में पाया है, जो स्फेरिकल पावर है उसको हम पूरी तरह से हटा सकते हैं ट्रीटमेंट के माध्यम से। स्फेरिकल पावर मतलब थोड़ा सा इस बारे में बताइए। लेंस के प्रकार हैं एक्चुअली ये। अच्छा। स्फेरिकल लेंस लगा हुआ है या सिलेंड्रिकल लेंस लगा हुआ है। सिलेंड्रिकल लेंस जनरली एस्टिग्मेटिज्म में यूज होता है, जहाँ पर जो कॉर्निया है, हमारा नेत्र का जो काला वाला भाग है जी, उसका कर्वेचर चेंज होता है अलग अलग लोकेशन पर। अच्छा। तो उसकी वजह से जो फोकस होना चाहिए लाइट का रेटिना के ऊपर, तो रेटिना के ऊपर ना होकर के मल्टीपल जगह पर फोकस बनता है। ओके। तो उसको हम बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म, और उस कंडीशन में हम जो सिलेंड्रिकल पावर है वो यूज करते हैं। जो स्फेरिकल पावर है उसमें जो आपका जो जब लाइट रेज आती है मायोपिया की कंडीशन में, वो एक जगह फोकस होता है लेकिन रेटिना से पहले हो जाता है। अच्छा। तो उसको करेक्शन के लिए स्फेरिकल लेंस यूज होता है, जो प्रॉपर करेक्ट करके रेटिना के जिस स्थान पर फोकस होना चाहिए वहाँ फोकस बना करके देता है। तो जो स्फेरिकल पावर वाले बच्चे हैं या जिन ऐसे मायोपियास में स्फेरिकल पावर यूज होता है, वो उसको हम ठीक कर सकते हैं पूरी तरीके से। लेकिन जिनको सिलेंड्रिकल पावर है वो पूरी तरीके से तो नहीं हट पाता है, जो मेरे ट्रीटमेंट में मैंने देखा है। लेकिन हाँ, हम उसको काफ़ी हद तक कम कर देते हैं। इतना कम हो सकता है कि बच्चा नॉर्मल अपना लाइफस्टाइल एंजॉय कर सकता है। ओके। और ये किसको किस तरह का नेत्र रोग होगा, ये एज पे डिपेंड नहीं करता? नहीं, ये एज पे डिपेंड नहीं करता, ये काफ़ी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कोई भी रोग होने की चांसेस तब होते हैं जब हमने उसके कारणों का उपयोग किया हो। मतलब कोई भी बीमारी क्यों हो रही है उसके हमें कारण होते हैं उसके पीछे, जिसको हम निदान बोलते हैं जी। तो जिसने जितना ज़्यादा निदान का सेवन किया है उसको वो पर्टिकुलर डिजीज होने की संभावना ज़्यादा रहती है। अभी जैसे कोई व्यक्ति लगातार बहुत चमकीली वस्तु को देख रहा है, बहुत लंबे समय तक उसने देखा, जैसे सन को ही हमने अगर लंबे समय तक देखा तो रेटिना खराब होने की संभावना ज़्यादा होती है। जैसे वो वेल्डर्स होते हैं जो वेल्डिंग करते हैं, हाँ, जैसे तो आप देखेंगे हमेशा जब वेल्डर्स वेल्डिंग करते हैं तो एक प्रोटेक्टिव ग्लास रखते हैं सामने, या तो ब्लैक गॉगल पहनते हैं या फिर एक प्रोटेक्टिव मास्क रखते हैं जिसकी वजह से वो
डार्क दिखे उनको, Correct. ब्राइटनेस ज़्यादा ना जाए। आप नॉर्मली भी देखिए, अगर किसी ब्राइट चीज़ को आप 1 सेकंड के लिए देख करके हट जाइए, हाँ। उसके बाद भी उसका फोकस आपको हर जगह दिखाई देता रहेगा। दिखाई देता है, करेक्ट। तो वो क्योंकि उसका इमेज आपकी रेटिना बन गया है उस समय के लिए। हाँ। अब सोचिए, अगर 1 सेकंड देखने के बाद वो इतना इम्पैक्ट डाल सकता है, तो जी, जी। लॉन्ग टर्म तक देखेंगे उसको तो कितना इम्पैक्ट डालेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, इसमें यही ट्रीटमेंट्स इंग्लिश मेडिसिन में भी हैं जिन जी। क्रिटिकल इश्यूज की आपने बात करी, बट क्या इम्पैक्ट आता है या क्या चेंज एक पेशेंट फील करता है जब वो आयुर्वेद से ट्रीट कर रहा है या जब वो इंग्लिश मेडिसिन से ट्रीट कर रहा है? आयुर्वेद के अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो सारे के सारे ट्रीटमेंट नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के थ्रू होते हैं। जी हम नेचुरली आई डिजीज को ट्रीट कर रहे हैं। जी। हम कोई केमिकल, जो आर्टिफिशियल केमिकल्स है, उसको बॉडी के अंदर इंजेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि आयुर्वेद का ऐसा मानना है, यत ब्रह्मांडे तत्व पिंडे, जी। जो जिस अवस्था में ब्रह्मांड में है, वातावरण में है या यूनिवर्स में है, वो उसी अवस्था में, उसी फेज में हमारी बॉडी के अंदर है। जी। तो समान से समान की वृद्धि, उस वो एक सर्वदा सर्वभावानां सामान्य वृद्धि कारण एक सिद्धांत लागू होता है। जो चीज़ें आपकी बॉडी के अंदर है वो उसी चीज़ से ठीक हो सकती है। तो हम नेचुरल तरीके से बॉडी को ठीक कर रहे हैं। वहीं पर अगर हम कन्वेंशनल मेडिसिन की बात करें, इंग्लिश मेडिसिन की बात करें, तो वो केमिकल्स हैं, वो केमिकल के माध्यम से ट्रीट कर रहे हैं। तो बस जी। ये डिफरेंस है। ओके, बट जो आराम करना चाहिए शायद वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है आयुर्वेद के अंदर, या उसका कोई टाइमलाइन कम हो जाता है, या फिर उसके साइड इफेक्ट्स नलिफाई हो जाते हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। साइड इफेक्ट्स की बात मैं आपको बता दूं कि साइड इफेक्ट हर पैथी में होते हैं, चाहे वो कोई भी मेडिसिन हो। जी। यदि हम उसको रेशनल यूज़ कर रहे हैं तो साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलते हैं। अगर हम इरेशनल प्रैक्टिस कर रहे हैं तो साइड इफेक्ट डेफिनेटली देखने को आपको मिलेगा। आयुर्वेद में भी कई सारे आपको साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। अगर आपने कोई भी मेडिसिन का ओवर यूज़ किया है तो साइड इफेक्ट मिलना है। जी जी, कई बार हार्ट बर्न या फिर डाइजेस्टिव इशू, गैस प्रोडक्शन। अभी जैसे आप देखें, कोविड के समय पर ही जी। त्रिकटु चूर्ण का बहुत उपयोग हुआ। हाँ जी हाँ जी। त्रिकटु चूर्ण की जो मात्रा है बहुत कम मात्रा में बताया, 1/4 टीस्पून लेने के लिए कहा गया था जी। फॉर प्रिवेंटिव मेजर्स। जी। लोगों ने मन में ये भ्रांति है कि आयुर्वेद है तो नुकसान नहीं करेगा। हाँ। तो जो उनको सलाह दी गई थी लोगों को कि भाई 1/4 टीस्पून आप दिन में 1 या 2 बार उपयोग करें, उन्होंने 4 से 8 बार उपयोग किया। अरे बाप रे। अब वो औषधि बहुत ज़्यादा गर्म है जी। उस वजह से उनको एसिडिटी, हार्ट बर्न, स्टमक अपसेट, इवन कुछ लोगों को पाइल्स तक हुआ। ओ। तो अब वहाँ पर आ गया यहाँ ये चीज़ कि आयुर्वेद से हमें साइड इफेक्ट हुआ, नुकसान हुआ। हाँ। वो साइड इफेक्ट नहीं था, वो आपने ओवर यूज किया, Overdose ड्रग अब्यूज था वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये किसी भी पैथी में पॉसिबल है। आप अगर ड्रग अब्यूज होगा तो ऑब्वियसली बात है आपको बिल्कुल उसके परिणाम देखने को मिलेंगे। ये एक इम्पोर्टेंट सर ने पॉइंट बताया कि वाकई आयुर्वेद या कोई भी पैथी या किसी भी चीज़ का अगर हम ओवरडोज करेंगे तो 100% वो बॉडी के लिए सूटेबल नहीं होगा। तो दोस्तों, अब यहाँ से हम इस वीडियो को न्यूट्रिशन की तरफ लेके जाएंगे, खान पान पे बात करेंगे और सर के साथ हम समझेंगे कि ऐसे क्या फूड ईटिंग हैबिट्स हैं या क्या न्यूट्रिशन वैल्यू हमें लेनी चाहिए जिससे हमारे आई हेल्थ इंप्रूव रहे, पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए जो कॉर्पोरेट पीपल हैं, जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं, या बच्चे जो जैसे कोविड में तो बहुत लोगों ने स्क्रीन टाइम स्टडी किया और चीज़ों को उस हिसाब से लिया। अभी भी अब क्योंकि एक प्रोसेस में, एक लाइफस्टाइल में आ गए तो लोग कई चीज़ें यूट्यूब पे पढ़ते हैं, बच्चे भी कई चीज़ें यूट्यूब पे पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, स्क्रीन टाइम इवेंचुअली बढ़ता जा रहा है सर। तो अब हम आपसे न्यूट्रिशन के बारे में जानना चाहेंगे, खान पान के बारे में समझना चाहेंगे। न्यूट्रिशन की अगर अपन बात करें तो न्यूट्रिशन हमारी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ विषय है। जी बिल्कुल। और न्यूट्रिशन हमें ये भी देखना होगा हम जो खा रहे हैं जी। वो हमारी बॉडी को लग कितना रहा है, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी हमारी बॉडी की कितनी है। हाँ जी। तो यदि किसी व्यक्ति का लिवर प्रॉपरली काम कर रहा है, इंटेस्टाइन प्रॉपरली काम कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी अच्छी हो जाती है उससे। बिल्कुल। और यदि वो काम ढंग से नहीं कर रहे हैं तो एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। इसकी वजह से हम जो खाना खा रहे हैं, जो न्यूट्रिशन हमें मिलना चाहिए उससे नहीं मिल पाता। हाँ। अब जनरली इसे हमने देखा भी है, कैरेट खाने से आंखों की नेत्रों की ज्योति जो है बढ़ती है। बिल्कुल। क्योंकि विटामिन ए उसमें पाया जाता है, रेटिनॉल उसके अंदर होता है, ओके। प्रिकर्सर्स भी होते हैं उसके लिए। तो इस प्रकार के जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, चाहे वो कैरेट हो गया या जो पीले फल हैं वो हो गए जिसमें विटामिन ए रिच अमाउंट में है, दूध है, घी है, ये अच्छा है। अगर आचार्यों की बात करें तो उन्होंने आमलकी को बहुत अच्छा बताया, गूसबेरी, आंवला बोलते हैं उसको। आंवला जी। तो ये एक डेली रूटीन में हम ले सकते हैं।
ये ऐसे फल हैं, आंवला और एक द्राक्षा। द्राक्षा से हम अंगूर समझते हैं, लेकिन वो अंगूर ना होकर के किशमिश या मुनक्का के फॉर्म में हमें समझना ओह चाहिए। अच्छा, बेसिकली आता अंगूर से ही है लेकिन सूखा आता अंगूर से ही, वो सूखा हुआ है, क्योंकि अंगूर एक सीजनल फ्रूट है, जी आपको हर सीजन में नहीं मिलता। बिल्कुल। लेकिन द्राक्षा आपको हमेशा मिल जाएगा। सूखा हाँ। हुआ मेवे के रूप में यूज होता है, हाँ। उसको हम रूटीन में डेली खा सकते हैं। ओके। एक और तीसरा फल है अनार, जिसको हम डेली खा सकते हैं। इसके अलावा बाकी सारे फलों को डेली खाने के लिए इंडिकेट नहीं किया है। एप्पल भी कहते हैं सर, एक इंग्लिश प्रोवर्ब है, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। कितना प्रोमिनेंट वो अभी जो एप्पल फ्रेश एप्पल के लिए बात किया है, अभी यहाँ पर हम फ्रेशनेस की बात तो कर ही नहीं सकते, बिल्कुल सही क्योंकि यहाँ जो आता है वो कोटेड एप्पल आता है, बिल्कुल वैक्स कोटेड आता है। जी तो जी, वो कितना फायदेमंद हो सकता है, हेल्थ नुकसानदेह हो सकता है हेल्थ के लिए, हम नहीं समझ सकते, क्योंकि जो वैक्स है उसका डाइजेशन बहुत ज्यादा स्लो है। हाँ ऑब्वियसली। और ऐसा मानते हैं हम लोग कि छिलके में बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं। जी अब उसके ऊपर वैक्स की कोटिंग है, तो न्यूट्रिएंट हम एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएंगे, उसे ले ही नहीं पाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल। तो बेहतर है उसको हम अवॉइड करें। बाकी फ्रूट्स सभी खाना अच्छा है, लेकिन हम फ्रूट्स किस टाइम पे खा रहे हैं, कितने मात्रा में खा रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। पर्टिकुलरली जिस सीजन में जो फ्रूट मिल रहा है हम वो खाएंगे। Exactly. एक जनरल सीजनल और रीजनल, ये एक की है उसमें। सही बात। जो आपको लोकल मिल रहा है वो खाइए, और इसमें दो फायदे हैं, तो लोकल फूड सस्ता मिलता है बिल्कुल सही बात। और न्यूट्रिशियस होता है, फ्रेश मिलता है, क्योंकि जी जी तो हमें ध्यान उस चीज का रखना चाहिए, सीजनल खाएं और रीजनल खाएं। अननेसेसरी कि जो फ्रूट हमें ऑस्ट्रेलिया में मिलता है वो यहाँ मिल जाए उसको हम खाएं, वो जरूरी नहीं है, सुटेबल नहीं है। सुटेबल हर बार नहीं होता हर व्यक्ति के। जी 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 जी। तो आप जहाँ के हैं वो खाना खाएं, जिस जगह पे जा रहे हैं वो खाना खाएं, वो इम्पोर्टेंट है। बाकी डेली रूटीन में दूध लिया जा सकता है, घी लिया जा सकता है, बटर लिया जा सकता है, शुगर कैंडी जो आता है इसको मिश्री बोलते हैं, जी जी। वो अच्छा है, बट एक शुगर लिमिटेड कैंडी से हो सकता है हमारे दर्शक ये समझे कि वो जो बाजार में टॉफीज मिलती हैं नहीं नहीं, वो शुगर कैंडी वो शुगर से ही बनती है। शुगर कैंडी जो धागे वाली मिश्री आती है, जी 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 जी। इवन जो रेस्टोरेंट में भी खाना खाने को जो क्रिस्टल फॉर्म में मिलता है वो जी। भी शुगर ही है। अच्छा ओके। और अच्छा शुगर कैंडी जो आप कह रहे हैं मिश्री, वो एक्चुअली शुगर नहीं है, ऐसा आप वो कह शुगर है, रॉ फॉर्म में है, बट वो अर्ली फेज है शुगर का। अच्छा। दैट इज मोर इफेक्टिव, दैट इज मोर न्यूट्रिशियस देन जो सल्फर वाला शुगर आता है जी। उसकी तुलना में। ओह ओके। तो सर बेसिकली मैंने भी कहीं पढ़ा था आयुर्वेद के अंदर कि खाना खाने के बाद मीठा खाने से डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहता है, तो नहीं नहीं नहीं, ये भ्रांति है। अच्छा अगर आयुर्वेद में भोजन के प्रकरण में देखेंगे तो मीठा खाने को पहले बोला गया है। अच्छा मधुर रस का सेवन सबसे पहले करना चाहिए, उसके बाद अम्ल और लवण रस का सेवन, कटु तिक्त कषाय बाद में सेवन करने को बोला है। इसलिए अगर आप साउथ साइड में देखेंगे जी विशेषकर केरला तमिलनाडु साइड में, जी तो वहाँ खाना खाने के बाद मठा पीने का विधान है। हाँ जी मठे इसको लेते हैं, मठा कषाय रस प्रधान है, जी। तो वो जब लास्ट में लेंगे तो उसकी वजह कफ वृद्धि होती है स्टमक में, उसको कम करता है, उसको ठीक करता है, तो डाइजेशन बहुत अच्छे से होता है। उसके बाद में अगर आप मीठा खा लेंगे तो कफ की ज्यादा वृद्धि करेगा, आपको गले में फीलिंग आएगा, मुझे गले में भारीपन लग रहा है, गले में जो कफ जिसको फ्लेजम बोलते हैं वो आ रहा है, और सुस्ती आने लगती है। ओके ओके ओके। तो वो अवॉइड करना है। आप मीठा खाइए, पहले खाइए, आपका वजन भी नहीं बढ़ेगा उससे, और डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव रहेगा, तो मेरे ख्याल बिल्कुल। सारे बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा इंक्लूडिंग आईज। एग्जैक्टली। तो सर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें आईज पर मिली और बहुत अच्छी चीजें हमें जानने को मिली, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि हम कब तक मेडिसिन लेंगे? क्यों हम लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने पे या फिर एक ओवरऑल लाइफ क्वालिटी को इम्प्रूव करने में अगर फोकस करें तो ज्यादा फायदेमंद होगा। तो यदि आप हमें थोड़ा सा योगा, एक्सरसाइज एंड लाइफस्टाइल के बारे में बताएंगे जिससे हमारे हेल्थ, आई हेल्थ को एक सपोर्ट मिले, एक बेनिफिट मिले, ताकि कंसिस्टेंट फ्लो बना रहे, न्यूट्रिशन का फ्लो बना रहे बॉडी को, और बॉडी की जो एफिशिएंसी है, जो आईज की एफिशिएंसी है, वो इम्प्रूव कर रहे हैं। इस बारे में थोड़ा बताइए। जितना हमारे लिए खाना जरूरी है उतना ही इम्पोर्टेंस रखता है लाइफस्टाइल और हमारी एक्सरसाइज। बिल्कुल सर। लाइफस्टाइल से लेकर के अगर बोला जाए तो आचार्य ने इसमें क्लियरली बताया गया है कि जो बहुत चमकदार चीजें हैं उसको ना देखें या कम से कम देखें जी। बहुत ज्यादा जो बारीक चीजें हम जब पढ़ने में आती हैं उसको आंखों में बहुत जोर ना पड़े, ऐसे काम हमें नहीं करना है। दूसरा चीज, कई लोगों का आपने देखा होगा, धूप से आए, बाहर से आए जी और तुरंत आके ठंडा पानी पिया फ्रिज का, जी जी या नहाने चले गए, हाँ जी। तो उसके लिए स्पेसिफिक टर्म दिया है, उष्णाभि तप्तस्य जल प्रवेशात।
अच्छा। मतलब गर्मी से आने के बाद तुरंत अपने बॉडी को या स्पेसिफिकली हेड रीजन को ठंडा कर लेना वो अच्छा नहीं है। चाहे वो ठंडे पानी के माध्यम से हो, चाहे नहाने के माध्यम से हो, किसी भी माध्यम से, चाहे वो एसी में जाना ही क्यों ना हो। ओके ओके। तो पहले बॉडी को नॉर्मलाइज करना है, देन आप नहाने जाइए या पानी पीजिए, कुछ भी हो, तुरंत हमें आके ठंडा नहीं करना है बॉडी को। ओके। धीमे 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 चलेगा। अच्छा, इसीलिए क्या ऐसा कहते हैं कि एसी के अंदर बैठने से आंखें ज्यादा खराब होती हैं, ड्राई हो जाती है? एसी का कॉन्सेप्ट उसमें हमें समझना पड़ेगा। एसी का कॉन्सेप्ट क्या है? एसी ठंडा नहीं करता, एसी ड्राई करता है वहाँ की एयर को, उसके माध्यम से वो ठंडा करता है जी। तो अगर वहां से वाटर वेपर ले रहा है, खींच रहा है, तो जितना भी जलीय अंश है उस कमरे में उपस्थित लोगों के अंदर से भी वो एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा। क्योंकि हमारी आईज कंटिन्यूसली एक्सपोज्ड है उसके लिए, तो यहाँ से इवेपोरेशन बढ़ जाएगा उसका। तब जब आंखों से इवेपोरेशन बढ़ेगा, ऑब्वियसली ड्राइनेस ऑफ आई होगी। इसलिए एसी वाले लोगों को ये प्रॉब्लम बढ़ती है और इनका इलाज करने समय भी हमें ये बताना पड़ता है कि आपको एसी बंद करके रखना है या एसी में नहीं रहना। अगर आप कंटिन्यूसली ट्रीटमेंट के बाद भी एसी में रहते हैं, आपको वापस से समस्या होगी ही होगी। तो सर, जैसे अभी हम कॉर्पोरेट की बात कर रहे थे और कॉर्पोरेट एक लाइफस्टाइल बनता जा रहा है। हाँ। और उस लाइफस्टाइल के अंदर उनको ये बोलना कि आप एसी बंद करके बैठो, क्योंकि शायद एक बहुत बड़ा ऑफिस होगा और उसमें करीब 50-100 लोग बैठे होंगे एक ही हेड में, और हम किसी को रेगुलेट नहीं कर सकते कि हम एसी कंटिन्यू करें या नहीं करें, बिकॉज कई जगह तो सेंट्रल एसी होता है। तो सर, इस केस में क्या प्रिवेंटिव मेजर्स या क्या करे वो? उस केस में हम ये कर सकते हैं, एक तो टेम्परेचर ऑप्टिमम रखें, जैसे बहुत ज़्यादा ठंडा ना रखें। 25-26 तक हमने टेम्परेचर रखा हुआ है, हमें अच्छा लगेगा, कंफर्टेबल भी होगा और इतना ड्राइनेस नहीं करेगा। सेकेंड थिंग, जब हम काम करते हैं तो एक रूल है 20-20-20। अच्छा। मतलब हर 20 मिनट के बाद 20 सेकेंड के लिए आपको 20 फीट दूर देखना है या 20 बार आंखें ब्लिंक करना है नॉर्मली। अच्छा। तो उससे क्या है, जो आइस में लुब्रिकेशन होने के लिए टीयर का फ्लो है वो प्रॉपर होने लगता है। दूसरा, आपके आइस में जो स्ट्रेन हो रहा है वो स्क्रीन की वजह से वो थोड़ा सा कम होता है। और अगर इससे आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल फील हो रहा है, इसके बाद आप एक प्रक्रिया और कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं पामिंग। उसमें क्या है, आपकी हाथों की हथेलियों को अच्छे से रगड़ना है, गर्म करना है और एक कप जैसा बना करके आंखों के ऊपर ऐसे रख लेना है। ओके। ये बिना टच हुए इसका हीट आपकी आंखों को फील हो। अच्छा। प्रेस नहीं करना। अच्छा। तो उस हीट की वजह से जो आपकी मसल्स हैं, 6 आई मसल्स हैं, वो रिलैक्स फील करती हैं। इसका आप 5 से 6 बार दोहरा सकते हैं। आई मसल जितना रिलैक्स होंगे उतना आपको स्ट्रेन कम फीलिंग आएगा। ओह नाइस। ड्राइनेस ऑफ आई में भी आपको बहुत फायदा मिलेगा इससे। अच्छा। ओके। ये तो बहुत अच्छी बात है सर ने, और मतलब पर्टिकुलरली कॉर्पोरेट पीपल के लिए तो ये एक एडवांटेज है, एक वरदान है, क्योंकि आजकल कई चीजें अनअवॉइडेबल हो गई है और उन सिचुएशंस से फाइट करना समझदारी नहीं है मेरे हिसाब से। उसका निदान निकालना, उसका सोल्यूशन निकालना और उसको इम्प्लीमेंट करके लाइफ को बेटर करना इज व्हाट वी वांट। एग्जैक्टली। तो सर, हम लाइफस्टाइल के बारे में बात कर रहे थे। हम क्या एक्सरसाइजेस हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्या हम लाइफस्टाइल रख सकते हैं, थोड़ा इस बारे में बताइए। एक्सरसाइज के लिए आयुर्वेद में स्पेसिफिक बताया गया है कि किस सीजन में आपको एक्सरसाइज करना है, किस में कम करना है, किस में बिल्कुल नहीं करना है। अच्छा। तो शीत ऋतु जितनी भी है अपनी, जहाँ सर्दी वाला मौसम रहता है, वहाँ पे हम नॉर्मल एक्सरसाइज कर सकते हैं जब तक कि हमको माथे पे पसीना ना आने लगे। उसमें ऐसा बताया कि हमें अपनी शक्ति से आधा व्यायाम करना चाहिए। अच्छा। मतलब जितना हम थकान फीलिंग करने लगे वहाँ पे हमें रुक जाना है, एक्सेस नहीं करना है जी। अब चूंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लोगों के पास समय बहुत कम है और जब आईज की स्पेसिफिक बात आती है तो हम आई एक्सरसाइज की बात करते हैं उनके लिए। हाँ जी। तो आई एक्सरसाइज ऐसी चीजें हैं जो हम अपने डेस्क पर, चेयर पे बैठ के कर सकते हैं आराम से। तो बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, अगर आप 5 मिनट्स भी अगर आप दे रहे हैं उसके लिए, दैट इज सफिशिएंट। आप इसके सेशंस 3 से 4 सेशन कर सकते हैं 5-5 मिनट्स के, जब भी आपको समय मिले। उसमें स्पेसिफिकली मसल्स की एक्सरसाइजेज हैं जो आई मसल्स को स्ट्रेंथनिंग देती हैं और ब्लड फ्लो बढ़ाने वाली एक्सरसाइजेज हैं। जैसे बच्चों को भी हम सिखाते हैं कि आंखों को ऊपर करना, नीचे करना, ऊपर नीचे, ये स्लोली हम कर सकते हैं, धीरे धीरे जी। अप एंड डाउन 5 to 10 टाइम्स ये कर सकते हैं। लेफ्ट टू राइट कर सकते हैं, ये भी 5 to 10 टाइम्स कर सकते हैं जी। देन सेमी सर्कुलर मूवमेंट्स कर सकते हैं, ओके। अपर साइड में और लोअर साइड में। अच्छा। ओके। आपको घुमाना नहीं है आंखें, पहले हाफ सर्कल ऊपर, रिटर्न, फिर हाफ, फिर रिटर्न, ऐसे ही नीचे। तो ये 5 to 10 टाइम्स हम ये कर सकते हैं।
इससे आपके आई मसल्स को वर्किंग स्टार्ट होगा। जो स्ट्रेन दे रहे हैं लगातार एक ही जगह पे आंखों को देख करके जी। वो स्ट्रेन उससे कम होगा। अच्छा, इसके साथ में हम नेक एक्सरसाइजेस हैं, इसको राइट घुमाना, लेफ्ट घुमाना, पीछे ले जाना, आगे ले जाना, ये हम 5 to 10 टाइम्स कर सकते हैं, इससे ब्लड फ्लो बढ़ेगा। इसके साथ में शोल्डर की एक्सरसाइजेस हैं, अप डाउन और इसके सर्कुलर मूवमेंट्स। ओके। तो ये ऐसे एक्सरसाइज हम अपने डेस्क पे बैठ के कर सकते हैं, इससे ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा आईज की तरफ, और वो आई मसल को बेनिफिशियल होगा, और आपको स्ट्रेस लेवल कम आएगा, तो चश्मे का पावर भी हो सकता है उससे कम होने। जी जी जी। ओके। तो सर जैसे योगा की बात करते हैं हम, योगा में कौन कौन से ऐसे आसन हैं जो यूजुअली आईज के लिए बेनिफिशियल हैं, और कई बार हमें सुनने मिलता है लोग त्राटक करते हैं, किसी एक पॉइंट पे फोकस करते हैं, फ्लेम पे फोकस करते हैं, कितना ट्रू है और कितना इफेक्टिव है, नहीं है, या क्या है? प्रक्रिया को त्राटक बोलते हैं जी। और त्राटक आप किसी वैद्य या किसी जो योगा इंस्ट्रक्टर उसकी देखभाल उसकी देखरेख में ही करें, अदरवाइज त्राटक कई बार नुकसानदायक हो सकता है। त्राटक यदि कोई आप नहीं करना चाहते हैं, उसके लिए एक प्रक्रिया और है, डेस्क पर बैठे ही उसको हम कर सकते हैं। जी। आपका जो थंब है उसके टिप को देखिए, जी जितना दूर आपका हाथ जाता है इस पर फोकस रखिए यहाँ पर, जी फिर इसको देखते हुए पास लेके आइए जी। और इसको फिर दूर तक लेके जाइए। तो ये प्रक्रिया को भी आप वही आपके आई एक्सरसाइज में समावेशित कर सकते हैं, इसको भी 5 से 10 टाइम्स हम दोहरा सकते हैं। तो ये भी आपके एक्चुअली त्राटक भी मसल्स का ही एक्सरसाइज है एक प्रकार से, अच्छा। बट वो एक प्रॉपर सेटअप में किया जाता है, और उसके लिए थोड़ा सा हमें देखभाल लगती है आपकी गाइड की, बिना इंस्ट्रक्टर के सुपरविजन के वो ना करें ना। ओके ओके ओके। तो सर जैसे आपने डाइट के बारे में बताया, आपने पॉसिबल इश्यूज के बारे में बताया, आपने हमें बताया कि क्या एक्सरसाइजेस हमें करनी चाहिए, बट इसके अलावा सर एक चीज आती है स्लीप साइकिल। नींद का कितना इंपॉर्टेंस है, और क्या किस तरह से नींद की क्वालिटी, कैसे हम पहले मेंटेन करें नींद की क्वालिटी, और अगर वो बेनिफिशियल है तो किस तरह से, इस बारे में बताइए। स्लीप साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पूरे ओवरऑल हेल्थ के लिए। आयुर्वेद में इसको उपस्तंभ माना है, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य के बाद। तो आहार हमारा फूड हो गया, निद्रा उसमें स्लीप साइकिल है। अगर प्रॉपर स्लीप हमारा नहीं हुआ है तो हमें आप देखेंगे बॉडी में कुछ ना कुछ डिसफंक्शंस दिखाई देने लगे। पहली चीज उससे स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है जी। दूसरा चीज उससे आपका स्टमक अपसेट होने लगता है। तीसरा चीज आप फोकस नहीं कर पाते हैं जी। तो ये बहुत सारे इश्यूज हैं। आपको बाकी खान पान बहुत अच्छा चला, लेकिन अगर आपकी स्लीप साइकिल बिगड़ी हुई है, जैसे कई लोग आप देखेंगे वो रात को काम करते हैं, दिन में सोते हैं, हाँ जी, तो उनके साथ ये समस्याएं बहुत होती हैं। और चूंकि उनका वर्किंग पैटर्न ऐसा है, वो उसको चेंज नहीं कर सकते, तो उनको एक्चुअली प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, भले ही उनको हम ट्रीटमेंट देते रहें। अच्छा, मतलब ये एडवाइजेबल है ही नहीं कि नाइट शिफ्ट में किसी को काम करना चाहिए, बिकॉज़ शायद बॉडी का एक्सेप्टेंस ही नहीं है, बॉडी का एक्सेप्टेंस नहीं है। हमारा जो बॉडी का साइकिल है जी, इसको सर्कैडियन साइकिल बोलते हैं जी। तो रात्रि बनी है सोने के लिए जी, दिन बना है काम करने के लिए, जी। तो हमें वो नेचर के हिसाब से ही फॉलो करना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को रात को प्रॉपर नींद नहीं हो पा रही है, तो आचार्यों ने विधान बताया है कि सपोज आप 8 घंटे सोते हैं, तो 8 घंटे आप नहीं सो पाए रात को, तो दिन में आप 4 घंटे सो सकते हैं, मतलब उसका आधा समय सो सकते हैं, लेकिन वो खाना खाने के बाद नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर आप खाना खाने के बाद दिन में सो गए तो आपके वात, पित्त, कफ तीनों आपकी विकृति उत्पन्न करने लगे। तो क्या सजेस्ट करते हैं, खाने के पहले या कितनी देर के खाने के बाद? खाली पेट सो जाना चाहिए। अगर खाली पेट सो जाए, अगर भूख लगी है तो पहले खाना खा लीजिए और उस समय उसके तुरंत बाद नहीं सोइए, जब तक खाना डाइजेस्ट ना हो जाए, कि उसमें 2 से 4 घंटे लगते हैं। ओके, उसके बाद आप सो सकते हैं। ओके। लेकिन हमेशा सोना उतना ही दिन में जितने आपकी नींद, जितने कम समय की नींद हुई है उसका आधे समय तक। अगर 2 घंटे आप कम सोए हैं रात को, तो दिन में 1 घंटा ही सोना है। जो ये लोग हैं जो नाइट वर्क करते हैं, नाइट शिफ्ट करते हैं, इनके लिए क्या एडवाइजेबल है? बिकॉज इफेक्टिवली मेरे ख्याल से पूरे 8 घंटे ही मिस करते हैं। उनको सोना ही चाहिए दिन में, और जब भी वो सो रहे हैं तो इस अवस्था में सोएं कि उनको ये बॉडी को ये फीलिंग है कि अभी रात है। अच्छा, ओके। उनको बॉडी को इस प्रकार से ढालना पड़ेगा, बिल्कुल उनको डार्क करना होगा रूम को। जी, साउंड जितना कम से कम हो सके, जैसे रात को होता है कोई साउंड हमें सुनाई नहीं देता बाहर से, वैसा अपना सिचुएशन करके सारे कर्टन्स वगैरह बंद करके, तो उसके बाद सोना चाहिए।
अच्छा, ओके ओके ओके, तभी वो इफेक्टिवली डीप स्लीप आएगी। डीप स्लीप नहीं आएगी तो आपकी फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी। सही बोल रहे हैं सर, मतलब ये समस्या यूजुअली बहुत सारे लोगों में है, कई लोग नाइट शिफ्ट करते हैं और उन्हें हेल्थ इशू रहेगा, ये तय बात है। बिल्कुल। तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इस पॉडकास्ट को यहीं रोकना चाहूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जितनी इन्फॉर्मेशन हमने इस पॉडकास्ट और इस वीडियो के थ्रू हमने प्रेजेंट किए, एटलीस्ट उतना स्टिमुलेशन आए। और मैं चाहता हूं कि ऑडियंस हमारी जनता हमें जरूर बताए कमेंट्स के थ्रू, या फिर मैं और भी कॉन्टेक्ट मीडियम दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसके थ्रू, कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपको इसमें और क्या जानना है। यदि आप जानना चाहते हैं तो बिल्कुल हमें कांटेक्ट कीजिए। और डॉक्टर साहब यही है, हमारे साथ हैं, और यदि आप इस वीडियो को के माध्यम से डॉक्टर साहब तक पहुंचना चाहते हैं तो इसका माध्यम और इसका कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। थैंक यू डॉक्टर साहब, आप आए हमारे चैनल पे और आपने हमें बहुत इन्फॉर्मेशन दी इस आई इशू को लेकर, बिकॉज ये एक ऐसा इशू है जो हमें और आने वाली जनरेशन सबको ये एड्रेस होगा, और इसका ट्रीटमेंट अगर हम प्रिवेंटिव लेवल पे करेंगे तो ज्यादा बेटर है रादर देन टेकिंग मेडिसिन। हाँ, कोई इशू है, हम उसके लिए मेडिसिन लेकर प्रिवेंटिव लाइफस्टाइल को फोकस करें, ये इवेंचुअली मैं इस पॉडकास्ट के थ्रू हमारी जनता तक पहुंचाना चाहता हूं। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप आए, और आपसे और भी हम वीडियो सेशन करेंगे सर। हम इस बारे में भी जनता तक पहुंचाएंगे वीडियो, लेकिन हमें कमेंट और वीडियो पे सब्सक्राइब करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, बिकॉज आपके सब्सक्रिप्शंस ही मेरे लिए ये बताते हैं कि आप हमारा वीडियो पसंद कर रहे हैं और ऐसा और कंटेंट आप देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच।